हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस ट्यूटर थ्योरी। माय नेम इज़ प्रवेश और आज हम इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस क्लास में हम समझेंगे कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, शासन करना क्या होता है, और संविधान को समझने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन सबको हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान, अगर हम संविधान के डेफिनेशन को समझें तो यह उन प्रावधानों का कलेक्शन है या संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि संविधान एक किताब है, संविधान एक बुक है जिसमें बहुत सारे प्रावधान बताए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, और उन प्रावधानों से ये पता चलता है कि देश को कैसे संचालित करना है, देश को कैसे चलाना है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों को कैसे बनाना है, किन प्रावधानों के अनुसार बनाना है, उनका एक्सप्लेनेशन संविधान नाम की किताब में दिया गया है। ठीक है, तो ये संविधान की परिभाषा है। अब समझते हैं कि शासन करना क्या होता है। देखिए, शासन करना मतलब समाज के सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। इसका मतलब ये है पूरे देश की, जैसे कि पूरे देश की शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, विदेश नीति है और राजनीति है। इस तरह के तत्व, इस तरह के फैक्टर जिनमें पूरे देश का सामूहिक हित है, सभी का सामूहिक हित है, उन सबको संचालित करना, उन सबको चलाना ही शासन करना कहलाता है। अब अगर हम राज्य व्यवस्था को समझें तो राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, मतलब एक्चुअल फेज है। जब संविधान लागू किया जाता है ना, तो कई सारे मुद्दे उभर के सामने आते हैं। जैसे संसद के कानून बनते हैं, कोर्ट के फैसले आते हैं, सरकार संस्थाएं खोलती है और उनकी कार्यप्रणालियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारे देश में जैसे जाति का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, क्षेत्र का मुद्दा है, इन सब से मिल करके एक सिस्टम बन जाता है, एक प्रणाली विकसित हो जाती है। वो प्रणाली ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, संविधान ने कुछ नियम बताए कि जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाना है। उन नियमों के द्वारा कुछ संस्थाएं बनाई गई, कई चीज़ें बनाई गई। उन संस्थाओं के द्वारा जो प्रणाली बन गई, जो सिस्टम बन गया, वो सारा का सारा सिस्टम ही पॉलिटी या राज्य व्यवस्था कहलाती है। अब अगर हम यहाँ पे हमने देखा कि संस्थाएं, एक शब्द आया था संस्थाएं। अभी संस्थाएं होती क्या है? देखिए, संस्थाएं तीन तरह की होती हैं। ठीक है, जिसमें से पहली है संवैधानिक संस्था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। ये भी संस्थाएं होती हैं जिनका स्रोत संविधान है या सोर्स संविधान है। इसका मतलब ये, संविधान नाम की पुस्तक में कुछ संस्थाओं को बनाने के बारे में बताया गया है। जैसे कि निर्वाचन आयोग को बनाने के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। उसी तरह वित्त आयोग को बनाने के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। तो वे संस्थाएं जिनको बनाने के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है, किसी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, ये सारी संस्थाएं संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं कहलाती हैं। ये पहली तरह की है। दूसरी तरह की संस्था होती है असंवैधानिक, जिसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। ये संविधान, कानून और न्याय व्यवस्था के अगेंस्ट होती हैं। ये नहीं बनाई जाती हैं या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं होती, देश के अगेंस्ट होती है। तो असंवैधानिक संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये देश हित के विरुद्ध होती हैं। अब तीसरी आती है जो थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, गैर संवैधानिक संस्था, जिसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था कहते हैं। देखिए, गैर संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिनका स्रोत संविधान नहीं है, मतलब संविधान इनको बनाने के बारे में कोई भी बात नहीं कहता है, लेकिन संविधान के आदर्शों के अनुकूल ये संस्थाएं बनाई जाती है और ये संस्थाएं सरकार बनाती है। मतलब सरकार ने संविधान के नियमों के अनुसार देश हित में जो संस्थाएं बनाई, वे सारी संस्थाएं गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती हैं। संविधान में इनका कहीं पर भी उल्लेख नहीं रहता है, सरकार इन्हें देश हित में बनाती है। और ये दो तरह की होती है, जिसमें पहली है सांविधिक और दूसरी है कार्यकारी। सांविधिक जिसे इंग्लिश में स्टैट्यूटरी कहते हैं, और कार्यकारी जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब ये क्या काम करती है, ये किस तरह की होती है, इनमें अंतर समझते हैं। देखिए, सांविधिक संस्था विधायिका बनाती है। मान लीजिए संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून के अनुसार उसने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया। ठीक है, संसद को लगा कि हाँ,
हमारे देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होना चाहिए जो देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। तो विधायिका, क्योंकि संसद विधायिका है, तो उस विधायिका ने नियम बना के जिस संस्था को बना दिया वो संस्था सांविधिक संस्था कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी कार्यकारी संस्था होती है जिसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यह राष्ट्रपति के आदेश से बनती है, जैसे कि नीति आयोग। इसमें संसद के बनाए नियम या कानून नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये संस्था राष्ट्रपति के आदेश से बनाई जाती है, कार्यकारी संस्था कहलाती है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को समझें, थोड़ा यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए, ठीक है, ये संविधान है। देखिए, सबसे पहले हमारा संविधान है। ठीक है, ये कई सारे भाग में बटा होता है जिन्हें हम पार्ट्स कहते हैं, और भाग में कई सारे अध्याय होते हैं जिन्हें हम चैप्टर कहते हैं। ठीक है, अध्याय के अंदर अनुच्छेद दिए रहते हैं, मतलब आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में क्लॉज या खंड होते हैं। और खंड के बाद उपखंड आते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में सब क्लॉज कहते हैं। ठीक है, देखिए संविधान क्या होता है आपने समझ लिया। भाग उसके अंदर होते हैं, क्योंकि संविधान कई सारे भाग में बटा होता है। भाग के अंदर अध्याय होते हैं, अध्याय में कई सारे अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद में कई सारे खंड होते हैं, और खंड में कई सारे खंड होते हैं। इसको हम इससे समझते हैं। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अनुच्छेद, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आर्टिकल, क्लॉज और सब क्लॉज क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए, ये है अनुच्छेद। देखिए, ये हिस्सा अनुच्छेद है। ठीक है, ये हिस्सा खंड है और ये हिस्सा उपखंड है। देखिए कैसे, अगर मैं इसे प्रोनाउंस करूँ ना, तो मैं कहूँगा कि अनुच्छेद 19 खंड 1, अनुच्छेद 19 खंड 1 और उपखंड ए, या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये वाला हिस्सा अनुच्छेद है, ये वाला हिस्सा अनुच्छेद है, ये वाला हिस्सा क्लॉज या खंड है, ये वाला हिस्सा उपखंड या सब क्लॉज है। तो प्रोनाउंस हो गया अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए, या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए। अब इनके अलावा संविधान में एक और चीज़ दी गई है जिसे हम अनुसूची कहते हैं, और ये संविधान के अंत में दी गई है। ठीक है, अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की एक सूची है जो संविधान के प्रावधान की व्याख्या करते हैं, किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। ठीक है, अब ये कैसे व्याख्या करती है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में अनेक राज्य हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है अनेक राज्य, बहुत सारे राज्यों का संघ। तो वे अनेक राज्य कौन से हैं, सवाल यहाँ पे ये है कि कौन से राज्य हैं जो यूनियन ऑफ स्टेट्स में शामिल हैं। ये वे राज्य हैं जिनके बारे में सूचना पहली अनुसूची में मिलती है। यानी कि पहली अनुसूची हमें बताती कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में कौन कौन से और कितने राज्य शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि अनुसूची 1 राज्यों के संघ में कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य, उन सबको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। देखिए, सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार एक संस्था है जो शासन चलाने का काम करती है। ठीक है, सरकार के 3 अंग हैं, या सरकार के 3 भाग होते हैं। पहली है विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरी कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तीसरी है न्यायपालिका जिसे हम जुडिशरी कहते हैं।
इनके डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले आती है विधायिका। विधायिका, ये विधायिका सरकार का वह अंग होती है जो कानून बनाने का काम करती है। मतलब सरकार का वह अंग जो कानून को बनाती है विधायिका कहलाती है। जैसे कि संसद, हमारे देश के कानून संसद बनाती है, तो संसद विधायिका है। इसी तरह केंद्र पे संसद है और राज्य स्तर पे विधानसभा, विधान परिषद कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा भाग है कार्यपालिका। जब नियम बन जाते हैं उन नियमों को लागू करने का काम जो संस्था करती है, जो सरकार का जो अंग करती है, वो अंग या वो भाग कार्यपालिका कहलाती है। मतलब कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है, जिसमें मंत्रिपरिषद और नौकरशाही शामिल होता है, ठीक है। तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है या विवादों का निपटारा करती है। मतलब कानून बन गया, कानून लागू हो गया, उसके बाद अगर उन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो उस उल्लंघन से संबंधित जो सज़ा देनी है या जो विवाद है उनका निपटारा करना है, वो काम न्यायपालिका करती है। जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमने समझ लिया। तो अब हम विधायिका को समझते हैं। देखिए, विधायिका के दो रूप होते हैं। मतलब जो विधायिका का काम है नियम बनाना, कानून बनाना। तो नियम और कानून दो स्तर पे बनाए जाते हैं। जैसे केंद्र में, पहला केंद्र में और दूसरा प्रांत यानी कि राज्य में। केंद्र में संसद नियम बनाती है, जिसके दो अंग होते हैं, पहली है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह राज्य में राज्य विधानमंडल होता है जो कानून बनाता है। इसके दो रूप होते हैं, अंग नहीं होते हैं और रूप होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। मतलब किसी राज्य में विधान परिषद होगी और किसी राज्य में विधान सभा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने विधायिका को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कार्यपालिका के अंग समझते हैं। कार्यपालिका, देखिए, कार्यपालिका के दो अंग हैं, पहला है राजनीतिक और दूसरा है प्रशासनिक। राजनीतिक हिस्सा अस्थायी होता है जिसमें मंत्रिपरिषद आती है, और प्रशासनिक हिस्सा स्थायी होता है जिसमें नौकरशाही शामिल होती है, जिसे हम ब्यूरोक्रेट्स इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका में केंद्र स्तर में राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद होती है, उनके द्वारा दी गई सेवाएं होती हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होते हैं, और उनकी प्रांतीय सेवाएं होती हैं जो वो प्रांत को देते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझ लिया जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को आगे समझने में हेल्प करेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम समझेंगे कि बहुमत कितने तरह का है। सिंपल, साधारण बहुमत, मतलब बहुमत के पूरे प्रकार को हम समझ लेंगे। अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी है और 2/3 बहुमत है, विशेष बहुमत है, पहले प्रकार का विशेष बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत, तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत जो होता है। ये इन बहुमत, इसको हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्राम बना के समझेंगे, जैसे अभी हमने समझा। उसके बाद हम अपनी प्रेम्बल से क्लास स्टार्ट करेंगे और आगे हम फिर चलते जाएंगे। तो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में हम पॉलिटी की बेसिक उन चीज़ों को समझेंगे जो हमें आगे बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं और बहुमत को समझते हैं। हैव अ गुड डे।